देश भर से कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर लापरवाही की तस्वीरों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। ये बड़ा फैसला भी सामने दिखाई दे रहा है। राज्यों को यह कहा गया है कि नियमों का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कोरोना के घटते आंकड़ों के बीच लापरवाही को लेकर कोर्ट और एजेंसीज फिक्रमंद हैं। एक तरफ कांवड़ यात्रा को इजाजत देकर यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के रडार पर है, तो देश भर से आ रही लापरवाही की तस्वीरों को लेकर भी चिंता जाहिर की जा रही है। और बात अगर अब कांवड़ यात्रा की ही की जाए तो कांवड़ यात्रा को इजाजत देकर यूपी की योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट के रडार पर है। कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेकर यह सवाल पूछा है कि कोरोना के खतरे के बावजूद यात्रा की इजाजत देने के पीछे सरकार की मंशा क्या है। मामले की सुनवाई अब 16 जुलाई को होगी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच भी योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा की इजाजत क्यों दी, ये सफाई अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में देनी होगी। सर्वोच्च अदालत ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। योगी सरकार के जवाब के बाद कोर्ट में 16 जुलाई को इस मुद्दे पर सुनवाई तय है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में खुद दखल दिया था। आज की सुनवाई के दौरान जस्टिस फली नरीमन ने बेहद सख्त टिप्पणी की। कांवड़ यात्रा की इजाजत देने वाले इस गंभीर मामले में हम सरकारों के विचार और रुख भी जानना चाहते हैं। भारत की जनता तो पूरी तरह किंग कर्तव्य विमूढ़, हतबुद्धि और बेपरवाह से दिखती है, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि तीसरी लहर की जबरदस्त आशंका के मद्देनजर हम कोविड प्रोटोकॉल में थोड़ी सी भी ढील या लापरवाही नहीं बरत सकते। दूसरी ओर लोग मनमानी पर आमादा हैं। कांवड़ यात्रा को इजाजत देने के पीछे सरकार अपनी मंशा प्रकट करे। सरकार का है, सरकार कह चुकी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांवड़ यात्रा चलेगी, लेकिन उसके अंदर विशेष रूप से, और मुख्यमंत्री जी इस पे बल डालते जा रहे हैं कि जो भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, जिसका मतलब सोशल डिस्टेंसिंग है, आपका आरटीपीसीआर का टेस्ट है, आपको उसके अंदर मास्क लगाना, ये हर चीजों का पालन किया जाएगा। आशंकाओं और बहस के बीच योगी सरकार ने कल ही कांवड़ यात्रा की सशर्त इजाजत दी है। अभी विस्तार से इसके लिए गाइडलाइंस जारी होना भी बाकी है। योगी आदित्यनाथ ने जरूरत पड़ने पर आरटीपीसीआर रिपोर्ट को भी आवश्यक शर्तों में शामिल करने को कहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद उनके इस फैसले को लेकर विपक्ष ने हमला बोल दिया है। नागरिक की सुरक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की होती है। राज्य सरकार ये अनिवार्य करे कि किसी भी नागरिक के स्वास्थ्य में और सुरक्षा में किसी तरह की भी चूक ना हो पाए। सोशल बिहेवियर का पालन करना बहुत जरूरी है, नियमों का, लेकिन मोदी जी पहले अपनी सरकारों को, अपने मुख्यमंत्रियों को, अपने लोगों को भी तो वो अवगत कराएं कि जब वो भंग कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, यात्रा जरूरी है, 4 धाम यात्रा जरूरी है। उत्तराखंड सरकार के ऊपर दबाव डलवा रहे थे, तो ये भी तो उचित नहीं है ना। कांवड़ यात्रा 25 जुलाई से शुरू होनी है, लेकिन कांवड़ियों की मंजिल यानी हरिद्वार में उनकी एंट्री पहले ही बैन है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने यात्रा रद्द कर दी है। उधर ओडिशा ने भी यात्रा रद्द करने का फैसला किया है और यूपी सरकार का फैसला सुप्रीम कोर्ट के रडार पर है। कोरोना मामलों में कमी आने के बाद पर्यटन स्थलों पर उमड़ रही भीड़ की तस्वीरों से केंद्र सरकार और एजेंसियां परेशान हैं। ऐसे में कांवड़ियों की भीड़ और एक राज्य से दूसरे राज्यों में इनका आना जाना कोरोना संक्रमण को और भड़का सकता है। सुप्रीम कोर्ट की भी यही चिंता है। दिल्ली से संजय शर्मा, लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो गृह मंत्रालय की तरफ से भी अब एडवाइजरी जारी की है कि सरकारें अब इस पर कड़े फैसले लें अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता, क्योंकि तीसरी लहर के हिसाब से ये समय खतरनाक साबित हो सकता है, लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। देश से कोरोना की विदाई अभी हुई नहीं है, लेकिन तीसरी लहर की चेतावनी लगातार दी जा रही है, लेकिन लोग उसके बावजूद संभलने को तैयार नहीं। अब सरकार भी ये कहने लगी है कि कोरोना संबंधी चेतावनी को मौसम समाचार ना समझें। बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में
कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है। बार बार चेतावनी, बार बार की नसीहत, लेकिन कुछ लोग हैं जो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड के हिल स्टेशनों में भीड़ और कोरोना प्रोटोकॉल की तस्वीरें तो वायरल हो चुकी हैं, लेकिन लापरवाही का ऐसा मंजर शहर शहर में नजर आ रहा है। बिहार के गोपालगंज की इस तस्वीर को ही देख लीजिए। गोपालगंज के अंबेडकर भवन में ये भीड़ कोरोना टीका लगवाने के लिए उमड़ी है। तस्वीरें देखिए, लंबी कतार में लोग किस तरह एक दूसरे से चिपक कर खड़े हैं। अपनी बारी में जल्दी के लिए लोगों के बीच धक्का मुक्की हो रही है। लोग कुर्सियां फेंक रहे हैं। शांति बनाए रखने के लिए पुलिस को लाठियां भी फटकारनी पड़ रही है। विडंबना देखिए, ये लंबी लाइन कोरोना से बचाव का टीका लगवाने के लिए लगी थी, लेकिन ये लोग कोरोना से बचाव का बुनियादी सबक ही भूल गए। मास्क और 2 गज की दूरी भी। कोरोना प्रोटोकॉल की इस तरह उड़ी धज्जियों को लेकर सवाल स्थानीय प्रशासन पर भी उठता है कि क्या प्रशासन के लिए उचित इंतजाम किए गए थे। सिविल सर्जन तो जवाब दिए बगैर निकल गए, लेकिन लोगों के पास शिकायतों की भरमार है। सुबह 7 बजे से हम लोग खड़े हैं, अभी तक वैक्सीन नहीं लगा है। पर डे का यही काम है। कल भी आए थे तो कल भी शाम को 4 बजे तक खड़े रहे। जब 4 बजे तो इन लोग बोले कि वैक्सीन खत्म हो गया है, इनका ड्यूटी खत्म, वैक्सीन खत्म। मैं यहाँ 4 बजे से लाइन लगाया हूँ बिना खाए पिए हुए। पूरा देखिए, हमारा कपड़ा पूरा शरीर भीग चुका है। पानी पी पी के जी रहे हैं। ना यहाँ कोई पानी है, पानी का व्यवस्था है, ना पंखा का व्यवस्था है, ना ही यहाँ कोई पुलिस प्रशासन का कोई भी ठीक यहाँ कोई सुविधा नहीं है। अब पुणे जिले के सासवड़ का हाल देख लीजिए। संत सोपान काका महाराज मंदिर में मेला लगा हुआ है। भक्तिमय माहौल में भेड़ों के झुंड से मंदिर की परिक्रमा लगवाई जा रही है। ज्ञानोबा तुकाराम का जय घोष हो रहा है। कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होता है, कोविड की तीसरी लहर का खतरा क्या है, किसी को इससे कोई मतलब नहीं। असावधानी, लापरवाही, भीड़भाड़, ऐसे कारणों से कोरोना संक्रमण में भारी उछाल आ सकता है। और इसलिए ये जरूरी है कि हर स्तर पर हर कदम गंभीरता के साथ उठाए जाए। अधिक भीड़ वाले जो आयोजन रुक सकते हैं, उनको हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए। कुछ ऐसा ही हाल राजस्थान के धौलपुर जिले के सैपऊ में देखने को मिला। सैपऊ के गांव चितौरा स्थित लोक देवता बाबू महाराज के मंदिर में भंडारे का आयोजन हुआ तो सैकड़ों की भीड़ उमड़ गई। मंदिर परिसर में भीड़ की खबर जैसे लगी, पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में टीम मंदिर पहुंची तो लोगों में भगदड़ मच गई। सूचना प्राप्त होने पर गांव चितौरा में बाबू महाराज के यहाँ पर एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर काफी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी है। सूचना प्राप्त होने पर मैं वहाँ पर गया तो मेरे को भीड़ ज्यादा तो नहीं मिली, पर कुछ लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। तो लोगों को समझाई गई और कोविड के बारे में समझाया गया। लोगों ने अपनी सहमति प्रदान की और स्वेच्छापूर्वक अपने आप वहाँ से चले गए। जब हम थर्ड वेव की बात करते हैं तो हम थर्ड वेव को मौसम के समाचार की तरह से, वेदर अपडेट की तरह से सामान्य रूप में ले रहे हैं। हम उसकी गंभीरता और उससे संबंधित अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को शायद जिस स्थाई पर समझने की जरूरत है, वहां पर कुछ चूक हो रही है। यह मॉनसून की बारिशों से आने से पहले कहीं हम घूमने चले जाएं, या ऐसा कोई सिंपल आचरण नहीं है, बल्कि वायरस वर्सेस ह्यूमन बीइंग, इसके बीच चलने वाली कंटिन्यूअस लड़ाई है। इसलिए जरूरी है कि हम सब यह समझें कि थर्ड वेव प्रकृति से ज्यादा हमारी प्रवृत्ति पर डिपेंड करेगी। इस चेतावनी को गंभीरता से लीजिए। पहली लहर के बाद की लापरवाही का नतीजा देश भुगत चुका है। अब एक और जानलेवा लहर को न्योता मत दीजिए। सावधान रहिए, एहतियात से चलिए। आज तक ब्यूरो। डेल्टा वेरिएंट गया नहीं और कप्पा आ गया। हम बात कर रहे हैं कोरोना महामारी की। राजस्थान में कोरोना के कप्पा वेरिएंट के 11 मरीज मिले हैं।
कपा वेरिएंट का खतरा कितना बड़ा है, इस पर थोड़ा रुककर बात करें, लेकिन उससे पहले आपको उन लापरवाहियों की तस्वीर दिखा दें जिसकी वजह से कोरोना वायरस को फैलने का रास्ता मिल रहा है। और इन्हीं लापरवाहियों के आरोप में पुणे में एक दुल्हन को शादी के तुरंत बाद मुकदमे में उलझना पड़ गया। चमचमाती सड़क, बैकग्राउंड में हरी भरी खूबसूरत पहाड़ी और स्कॉर्पियो की बोनट पर बैठकर दुल्हन की एंट्री। किसी भी वेडिंग इवेंट प्लान के लिए इससे बेहतर परफेक्ट तस्वीर क्या हो सकती है। तस्वीरें देखिए, सड़क पर वाहनों की आवाजाही हो रही है। एसयूवी की बोनट पर फूलों के बीच दुल्हन बैठी है और वीडियोग्राफर अलग अलग एंगल से वीडियो बना रहा है। इस बात से बेखबर कि सड़क पर कोई और भी है जो इन लोगों का वीडियो बना रहा है। दूसरे एंगल से ये वीडियो देखिए। जिस एसयूवी पर दुल्हन बैठी है उसमें कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, शायद परिवार के लोग हों। दुल्हन से लेकर एसयूवी में बैठे सभी लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। अगर ये कोरोना काल नहीं होता तो वेडिंग एल्बम के लिए खूबसूरत तस्वीर होती, लेकिन एक शादी को यादगार बनाने का वेडिंग इवेंट प्लानर का ये आइडिया दुल्हन और इस शूटिंग से जुड़े लोगों पर भारी पड़ गया। हुआ यूं कि जब पुणे में सासवड और देवे घाट के बीच सड़क पर जब ये वीडियो शूट किया जा रहा था तो वहीं से गुजर रहे शख्स ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल हुआ तो पुणे की देवे घाट पुलिस को इसकी खबर लगी। वीडियो में कार का नंबर दिख रहा था और उस नंबर की तस्दीक करते हुए पुलिस सीधे उस जगह पहुंच गई जहां दुल्हन की शादी की रस्म चल रही थी। तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया, लेकिन देश की असली चिंता हिल स्टेशन पर लोगों की वो बेफिक्री है जो तीसरी लहर को न्योता दे रही है। हिमाचल प्रदेश का शिमला, जम्मू कश्मीर का पटनी टॉप, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग का चोपता, देश के किसी भी हिल स्टेशन का नाम लीजिए, कोरोना को लेकर हर जगह लापरवाही की तस्वीरें एक जैसी है। सर, मन का डर की बात यह है कि डर के जिएंगे तो जिंदगी कैसे जी पाएंगे। डर में जिएंगे तो जिंदगी नहीं जी पाएगा आदमी। जिंदगी जीने का जुनून ऐसा है, भले ही जिंदगी दांव पर लग जाए। तभी तो शिमला घूमने आए लोगों को बच्चों की तरह मास्क लगाने के लिए याद दिलाना पड़ रहा है। कृपया ध्यान दें, शिमला पुलिस आपका स्वागत करती है। सभी पर्यटकों और स्थानीय लोगों से निवेदन है कि कृपया मास्क पहन के रखें, उचित दूरी बना के रखें। मना करने के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है। लेकिन शिमला में जहां पुलिस नहीं है वहां लोग बिना मास्क हर नियम तोड़ रहे हैं। कोरोना को लेकर इसी लापरवाही को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि लोग कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी को मौसम के अलर्ट की तरह लेते हैं। उन्हें इस खतरे को गंभीरता से लेना होगा। जब हम थर्ड वेव की बात करते हैं तो हम थर्ड वेव को मौसम के समाचार की तरह से, वेदर अपडेट की तरह से सामान्य रूप में ले रहे हैं। हम उसकी गंभीरता और उससे संबंधित अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को शायद जिस स्थाई पर समझने की जरूरत है वहां पर कुछ चूक हो रही है। यह मॉनसून की बारिशों से आने से पहले कहीं हम घूमने चले जाएं या ऐसा कोई सिंपल आचरण नहीं है, बल्कि वायरस वर्सेस ह्यूमन बीइंग, इसके बीच चलने वाली कंटिन्यूअस लड़ाई है। इसलिए जरूरी है कि हम सब यह समझें कि थर्ड वेव प्रकृति से ज्यादा हमारी प्रवृत्ति पर डिपेंड करेगी।
कुछ लोग भले ही दूसरी लहर से सबक सीखने को तैयार ना हो, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने अपनी पुरानी गलती से सीखते हुए कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला किया है। उत्तराखंड में इस साल कांवड़ यात्रा नहीं होगी। राज्य सरकार ने इस साल कांवड़ यात्रा को रद्द करने का ऐलान किया। ये फैसला कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए लिया गया है। अप्रैल और मई के महीने में कोरोना की दूसरी लहर की एक बड़ी वजह कुंभ और दूसरे धार्मिक आयोजनों को बताया गया, लेकिन इस बार उत्तराखंड सरकार ने देरी न दिखाते हुए ये फैसला लिया ताकि हरिद्वार में भीड़ इकट्ठी न हो। दरअसल कांवड़ यात्रा में यूपी, दिल्ली और हरियाणा के श्रद्धालु गंगा का पानी लेने के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार आते हैं। भीड़ को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने पहले ही टैंकरों से पड़ोसी राज्यों तक गंगा जल भिजवाने का काम किया है। उत्तराखंड ने भले ही कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इसके पक्ष में है। योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि कांवड़ यात्रा पर वो पाबंदी नहीं लगाएंगे और सारे कोविड नियमों के साथ यात्रा पूरी की जाएगी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री का रुख फिलहाल साफ नहीं है। तीसरी लहर को रोकने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी हिल स्टेशनों पर भीड़भाड़ वाली सैर और धार्मिक आयोजनों की इजाजत को खतरनाक बता चुका है। But what we see, there is the people are little complacent now. They are getting relaxed. They are definitely they are got bored with a long period of these lockdowns. So they have started coming out. So it is our duty at this moment to caution them. IMA ने सरकार को सावधान करते हुए एक चिट्ठी लिखी, जिसमें लिखा, ऐसे समय में जब हर किसी को तीसरी लहर को रोकने के लिए काम करना चाहिए, तब देश के कई हिस्सों में सरकारें और लोग लापरवाह हो रहे हैं। कोविड के नियमों का पालन किए बगैर भीड़ इकट्ठी हो रही है। पर्यटन, तीर्थ यात्रा, धार्मिक उत्सव सब जरूरी है, लेकिन उनके लिए हम कुछ महीने इंतजार कर सकते हैं। IMA से पहले कई संस्थान तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दे चुके हैं, जिनकी चिंता को हिल स्टेशनों पर इकट्ठा हो रही ये भीड़ बढ़ा रही है, जहां घूमने के रोमांच में मास्क को भुला दिया गया है। कोरोना फैलाने वाले इन लोगों ने पहाड़ों पर नियमों के साथ घूमने आए लोगों के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी है। मतलब कि गर्मी भी बहुत थी, तो इसीलिए बाहर मतलब कि एंजॉय करने के लिए आए थे। लेकिन लोग है कि लोग बात ही नहीं मानते हैं, मतलब कि सोशल डिस्टेंस भी नहीं रख रहे हैं, मास्क डाल के नहीं आ रहे हैं। जी, ये जो हम देख रहे हैं, लोग तो काफी ज्यादा यहाँ पे क्राउड भी आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये जो है कि लोग जो कम मास्क जो पहन रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं, कम से कम इसमें 70% जो है, इसमें कई बार ऐसा होता है कि वो मास्क नहीं पहनते। कोरोना की दूसरी लहर के लिए कुंभ और चुनावी रैलियों को जिम्मेदार माना गया। सवाल ये है, क्या इस बार बिना मास्क घूमने की ये सनक देश को भारी पड़ने वाली है? आज तक ब्यूरो। बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का पानी इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वहां पहुंचने के लिए नाव ही एकमात्र रास्ता है, जिसका इस्तेमाल हजारों गांव के लोग भी कर रहे हैं और बिहार सरकार भी कर रही है। बाढ़ की वजह से बिहार में सिर्फ लोगों की जिंदगी नहीं थमी, बल्कि कोरोना टीकाकरण अभियान भी थम गया। लेकिन जिस तरह चलती का नाम गाड़ी होता है, उसी तरह बिहार के इन इलाकों में, बाढ़ग्रस्त इलाकों में, चलती का नाम नाव है। बिहार के 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में बारिश और बाढ़ का साम्राज्य फैल चुका है। हर चीज डूबी हुई, घर, खेत, स्कूल, सड़कें और लोगों का दिल भी। जो मिलता है वो खाते हैं, नहीं मिलता है तो इधर उधर से दौड़ दुकान से ले आके खाते हैं, चिवड़ा मीठा खा कर रहते हैं। यहाँ तो कोई व्यवस्था सा रही नहीं, चूल्हे में आँच भी नहीं बढ़ता है, पानी घुस जाता है। तो जिस तरह डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है, बिहार के गांवों को अब इन नावों का ही सहारा है, फिर चाहे नाव सरकारी हो या निजी। हम लोगों के यहाँ प्रत्येक साल बाढ़ आता है और ये बाढ़ का लमसम 4 महीना रहता है। 4 महीना इस क्षेत्र के जनता को इस पानी में सिर्फ एक नाव ही सहारा है। इस वक्त बिहार के कम से कम 1 दर्जन जिलों में नावें ही लाइफ लाइन बन गई हैं, चाहे ग्रामीण हो या सरकार। हालात चाहे जितने भी विषम क्यों न हो, जिंदगी चलती रहती है, बिल्कुल इस नाव की तरह, जिसका नाम है टीके वाली नाव।
बिहार के तकरीबन 1 दर्जन जिले इस वक्त बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं और लाखों की आबादी जो है वो प्रभावित हुई है। ऐसे में कोरोना के टीकाकरण का कार्यक्रम भी जो चलाया जा रहा है इन जिलों में, उस पर इसका असर देखने को मिला है। और ऐसे में अब राज्य सरकार जो है वो टीका वाली नाव उसका जो है वो शुरू किया गया है, ताकि जो पीड़ित लोग हैं, जिनके घरों में पानी घुस चुका है, जिनके गांव में पानी घुस चुका है, वैसे लोग जो टीकाकरण केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अब स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वैसे गांव तक पहुंच रही है ऐसे नाव के जरिए, और इसका नाम दिया गया है टीका वाली नाव। 5.5 फीट ऊंची, 7.5 फीट लंबी प्लास्टिक से बनी झोपड़ी एक तैरता टीकाकरण केंद्र है। उसमें एक डॉक्टर, 2 नर्स और कुछ एनजीओ के लोग टीका लेकर गांव-गांव पहुंच रहे हैं। उद्देश्य है रोजाना कम से कम 100 लोगों को टीका लगाया जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर जिले के कतरा प्रखंड में, और हम इस वक्त एक नाव में बैठ के जा भवानीपुर गांव, और मेरे साथ आप देख सकते हैं इस नाव में जो मेडिकल टीम है, स्वास्थ्य कर्मी है, डॉक्टर है, वो मौजूद है। जिस क्षेत्र में हम लोग पैदल नहीं पहुंच सकते हैं, इस यहाँ के कटरा प्रखंड में 12 पंचायत ऐसे हैं जहाँ पर आवागमन अवरुद्ध हो चुका है। इसमें टीका वाली नाव का सहयोग बहुत ज्यादा हुआ है, ताकि उस व्यक्ति के पास, हम लोग लाभार्थी के पास पहुंच सके जो टीका नहीं ले पाए हैं। ये बताइए, आप लोग घर घर जाके तो टीकाकरण का कार्यक्रम चलाती ही थी, लेकिन ये जो एक नया तरीका है नाव से पहुंचना लोगों तक, ये कैसा लगता है? चुनौतीपूर्ण है ये? है तो, लेकिन खुशी मिलती है जो हम अपने पब्लिक को सुविधा दे सकते हैं। टीके वाली नाव की शुरुआत फिलहाल मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और मोतिहारी जैसे जिलों में हुई है। ऐसी ही एक नाव पर सवार होकर आज तक की टीम जब मुजफ्फरपुर जिले के भवानीपुर गांव पहुंची, तो वहां पहले से ही टीके वाली नाव का इंतजार किया जा रहा था। पीछे आप देख सकते हैं इस नाव का इंतजार जो गांव के लोग हैं वो सुबह से कर रहे थे, क्योंकि ये गांव जो है अभी पूरी तरीके से कह सकते हैं टापू में तब्दील हो चुका है। चारों तरफ जो है पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये बताइए, गांव में पानी भरा हुआ है चारों तरफ, टीका ले पाए हैं आप लोग? ना, हम लोग नहीं ले पाए हैं। क्या दिक्कत क्या है? टीकाकरण केंद्र तक नहीं जा पाए? नहीं जा पाए। क्यों? कहे जो यहीं आएंगे तो लेंगे। पता चला था आपको कि नाव से आ रहे हैं? हाँ। इस तरीके से जो पहल शुरू किया गया है, बाढ़ ग्रसित इलाकों में नाव के जरिए लोग पहुंच रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी, इससे आपको लगता है क्या फायदा हो रहा है आप लोग को? हाँ, फायदा हो रहा है, बहुत फायदा हो रहा है, बहुत फायदा हो रहा है। गांव पहुंचने पर स्वास्थ्य कर्मियों ने तुरंत कैंप लगाया। जिन लोगों ने टीके के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, उनका वेरिफिकेशन शुरू हुआ और फिर टीका लगाने का काम शुरू हुआ। टीकाकरण में पूरे प्रोटोकॉल का पालन किया गया। गांव जो है वो टापू में इस वक्त तब्दील हो चुका है, क्योंकि चारों तरफ इस गांव के जो है वो बागमती का पानी जो है वो घर कर चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैंप लगा हुआ है, इसका टारगेट आज का है कि कम से कम 100 लोग जो हैं इस गांव में, उनको आज टीका लगाना है, और ये काम शुरू भी हो चुका है। टीका नाव से आया है, तो आपको लगता है ठीक है कि नाव से भी टीका लगाया जा रहा है? हाँ जी, ठीक है। टीकाकरण केंद्र नहीं जा पा रहे थे क्या? जी नहीं, पानी आया था ना, तो कैसे हम लोग से जाए ब्लॉक में? ये जो नाव से घूम घूम के टीका लगाया जा रहा है, उससे टीका लगा लिया आपने? जी, लगा लिए। इस तरह लोग आते गए और टीका लगवाते रहे। टीका वाली नाव के गांव पहुंचने की एक अच्छी बात ये भी रही कि ऐसे लोग जो टीका नहीं लगवाना चाहते थे, उन्होंने भी टीका लगवा लिया है। लोगों ने ये सुविधा देखी कि नाव आ गया तो गया, इसलिए लोग धड़ल्ले से जो है नहीं लेने की इच्छा में भी थे, वो भी आके लिए हैं। यानी जो डरते थे कि कोरोना के सुइया से आदमी मर जाता है, ये होता है, वो होता है, वो भी आके लिए हैं, बेहिचक लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में टीका वाली नाव का आना बिल्कुल वैसे ही है जैसे रेगिस्तान में पानी। मायने ये नहीं रखता कि ये टीका वाली नाव रोजाना कितने टारगेट पूरा कर पाती है। मायने ये रखता है कि टीके वाली नाव जब टापू बन चुके गांवों में पहुंचती है, तो लोगों को सिर्फ कोरोना का टीका नहीं लगता, बल्कि एक टीका विश्वास का भी लगता है। बिहार के मुजफ्फरपुर के भवानीपुर गांव से रोहित सिंह, आज तक। और अब बात पाकिस्तान की साजिश की। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर
एक बार फिर ड्रोन दिखा है तो एलओसी पर सीज फायर एग्रीमेंट के बाद भी सीमा पार आतंकवादियों के लॉन्च पैड तैयार है। कश्मीर घाटी में पाकिस्तान परस्त आतंकियों की साजिश खत्म नहीं हुई कि आज पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, अब पाकिस्तानी हैकर्स ब्लैकआउट का नापाक प्लान बना रहे हैं। जम्मू एयरबेस पर ड्रोन धमाके की जांच अभी चल ही रही है और आज फिर जम्मू के अरनिया सेक्टर में ड्रोन दिखा। इस बार ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के काफी करीब दिखा। बीएसएफ ने फायरिंग की तो पाकिस्तान में बैठे ऑपरेटर्स ने ड्रोन को वापस खींच लिया। उड़ते आतंक की साजिश खत्म ही नहीं हो रही है। जम्मू एयरबेस के धमाके का शोर जम्मू से दिल्ली में अभी गूंज ही रहा है, लेकिन ड्रोन वाली साजिश खत्म नहीं हो रही। साजिश का उड़ता आतंक इस बार पाकिस्तान से सटे सीमा पर दिखा। जम्मू के अरनिया सेक्टर में रात 9:52 पर आसमान में लाल बत्ती की चमक दिखी। करीब 200 मीटर की ऊंचाई होगी। बीएसएफ के जवानों ने फौरन मोर्चा संभाला, गोलियां बरसाईं तो ड्रोन पाकिस्तान सीमा की ओर जाता दिखा और फिर लाल बत्ती अंधेरे में गायब हो गई। बीएसएफ ने रात में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर जो है ड्रोन की हरकत देखी गई है। बीती रात अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जम्मू के अरनिया सेक्टर में जो है बीएसएफ के जवानों ने हवा में जो है एक ड्रोन को उड़ते हुए देखा और जैसे ही उस ड्रोन को देखा गया तो बीएसएफ के जवानों ने तुरंत उस पर फायरिंग की, लेकिन थोड़ी ही देर में जो है वो ड्रोन वहां से ओझल हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि जो उस ड्रोन का संचालक था पाकिस्तान में, उसने उसको वापस खींच लिया। तो साफ जाहिर होता है कि हाल फिलहाल में जो जम्मू कश्मीर में जो है ड्रोन की हरकतें हुई हैं उसके पीछे पाकिस्तान है। ड्रोन का पाकिस्तान बॉर्डर के पास दिखना और फिर पाकिस्तान की ओर जाना बड़ी साजिश का इशारा कर रहा है। अच्छी बात ये रही कि बीएसएफ की मुस्तैदी से ड्रोन की साजिश नाकाम हो गई। ड्रोन से आतंकी साजिश की पहली वारदात 27 जून को दिखी थी, जब जम्मू एयरबेस पर 2 ड्रोन से विस्फोटक गिराए गए। धमाका छोड़ा था, लेकिन साजिश बड़ी थी। आईईडी के साथ आरडीएक्स के मिलने से हड़कंप मच गया। ड्रोन वाली साजिश धमाके तक आ गई, लेकिन ये नई नहीं है। 30 महीने में ही बॉर्डर पर 3000 से ज्यादा ड्रोन देखे गए। अगर जम्मू के बाद उड़ते आतंक का हिसाब लगाए तो 18 दिन में 6 बार ड्रोन मंडराता दिखा। 27 जून जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमला। 28 जून कालूचक और रत्नुचक में ड्रोन दिखे। 29 जून जम्मू के सैन्य प्रतिष्ठानों के पास 3 ड्रोन दिखे। 30 जून मीरान साहिब, कालूचक, कुंजवानी में ड्रोन की हरकत। 2 जुलाई जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग। 13 जुलाई अरनिया में फायरिंग के बाद भागा ड्रोन। ड्रोन की साजिश से निपटने के लिए सरकार ने भी तैयारी कर ली है। जल्द ही ड्रोन पॉलिसी आ सकती है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक एयरफोर्स 10 एंटी ड्रोन सिस्टम लेगी। ये एयरफोर्स स्टेशनों पर लगेंगे। सिस्टम में लगे होंगे लेजर निर्देशित वेपन। ड्रोन की ट्रैकिंग हो पाएगी। ड्रोन को मार गिराना मुमकिन होगा। मेड इन इंडिया एंटी ड्रोन सिस्टम पर जोर। फिर से पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। साफ तौर पे पाकिस्तान की डेस्परेशन नजर आ रही है। वो आर्म्स गिराना चाहते हैं, असला गिराना चाहते हैं, ड्रग्स गिराना चाहते हैं, पैसा गिराना चाहते हैं, क्योंकि आतंकवादियों के पास इन सब चीज़ों की बहुत कमी हो गई है। हमको तकरीबन 2 साल का लीड टाइम था। जब तक हम एक सिस्टम नहीं लगाते जिससे हम ड्रोन को तुरंत से डिटेक्ट करके उसको मार नहीं गिरा पाते, इस माफी की हरकतें होती रहेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको एंगेज किया तो वो वापस चला गया। ड्रोन आतंक का बड़ा हथियार बन चुका है। दुनिया भर में आतंकी संगठन इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लगता है आतंक के इस हथियार को अब पाकिस्तान ने भी अपना लिया है। अब जरूरी है कि इस उड़ते आतंक को करारा जवाब मिले, ताकि आसमान से कोई नापाक साजिश न हो पाए। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। ड्रोन वाली साजिश के बाद अब बात आतंकी साजिश की। कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का कमांडर एजाज भी शामिल है। एक हफ्ते में ये चौथा एनकाउंटर है जिसमें 12 आतंकवादियों का सफाया हो गया।
कश्मीर में आतंक पर वार। पुलवामा में 3 आतंकी ढेर। हफ्ते भर में 12 आतंकी साफ। कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी मिली। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने तड़के बड़ा ऑपरेशन किया, जिसमें लश्कर कमांडर एजाज समेत 3 आतंकी ढेर हो गए। इत्तला मिली थी कि पुलवामा टाउन में 3 टेररिस्ट एलईटी के छिपे हुए हैं, तो श्रीनगर पुलिस, पुलवामा पुलिस, आर्मी, सीआरपी मिलकर कॉर्डन किया। कॉर्डन करने के बाद मिलिटेंट ने अंदर से ग्रेनेड थ्रो किया, फिर फायरिंग किया। हम रिटेलिएट किए, क्योंकि सिविलियन बीच में फंसे हुए थे, इसलिए हम ऑपरेशन को रोक दिए। सिविलियन को पहले इवैक्यूएट किए वहां से, फिर आज अर्ली मॉर्निंग में इनकाउंटर रिज्यूम हुआ, जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए। एक पाकिस्तानी एजाज, जिसको अबू हुरैरा बोलते हैं, एलईटी का बहुत पुराना कमांडर यहाँ पर श्रीनगर पुलवामा में एक्टिव था, वो मारा गया, और 2 लोकल टेररिस्ट मारा गया है। सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपने की खुफिया जानकारी मिली थी। सुबह 3 बजे सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम ने इलाके की घेराबंदी की। फिर आतंकियों को सरेंडर करने को कहा, लेकिन आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा कस्बे में सुरक्षा बलों और मिलिटेंटों के बीच मुठभेड़ में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिनमें एक विदेशी बताया जा रहा है। अगर पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो लगातार सुरक्षा बलों ने मिलिटेंट ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाई है और उसमें उन्हें सफलताएं भी मिल रही हैं। पिछले 1 हफ्ते के भीतर जम्मू कश्मीर में ये 4थी मुठभेड़ थी और अभी तक 12 मिलिटेंट इन 4 मुठभेड़ों में मारे गए। कश्मीर में 1 हफ्ते में आतंकियों के साथ 4 मुठभेड़ हुई, जिसमें 12 आतंकियों का काम तमाम हो गया। अगर पिछले साल से तुलना करें तो मई के महीने में पिछले साल 15 आतंकियों का सफाया हुआ, तो जून में पिछले साल 48 आतंकियों को मार गिराया गया, तो इस साल 13 दहशतगर्द ढेर हुए। वहीं जुलाई के महीने में पिछले साल 20 आतंकियों को अंजाम तक पहुंचाया गया, तो वहीं इस साल जुलाई में अब तक 16 आतंकी मारे गए। जम्मू में सांबा सेक्टर में भी आतंक की साजिश नाकाम की गई। बीएसएफ ने टैंक रोधी बारूदी सुरंग को निष्क्रिय किया, तो आसमान में धुएं का गुबार छा गया। ये बारूदी सुरंग अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास गैलाड गांव में मिली। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। सीज फायर एग्रीमेंट के बाद एलओसी पर बंदूकों का शोर तो नहीं है, लेकिन साजिश फिर शुरू हो गई। सीमा पार फिर से आतंकवादियों की लॉन्चिंग पैड तैयार हैं, बस मौके का इंतजार है, लेकिन सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है। एलओसी से आज तक संवाददाता अभिषेक भल्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। एलओसी पर बंदूकों का शोर थमा हुआ है। घरों में दुब के लोग खुले में सांस ले रहे हैं। दिल में सुकून है, चेहरे पे मुस्कुराहट लौट आई है। करीब 20 साल बाद एलओसी पर ये बदलाव आया है। 24 फरवरी को दोनों देशों में सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, लेकिन पाकिस्तान पर भरोसा अब भी नहीं है। यही वजह है कि सेना मुस्तैद है। सेना के जवान पहले की तरह ही घुसपैठियों पर नजर गड़ाए हुए हैं। दोनों देशों के पोस्ट भी आसपास हैं। कहीं कहीं तो पोस्टों में सिर्फ 100 मीटर का फासला है। हाल ही में 2-3 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहां पे इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई दूसरी तरफ से, और उस इन्फिल्ट्रेशन को रोका गया। टेररिस्ट आने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें रोका गया। इस इलाके में जो पोस्ट हैं भारतीय और पाकिस्तानी आर्मी की, वो बेहद नजदीक हैं। इस तरह का जंगली इलाका है, इसलिए चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। पोस्ट सिर्फ 100 या 150 मीटर दूर हैं। भले ही सीज फायर एग्रीमेंट हो, लेकिन मुस्तैदी में भारतीय सेना की कोई भी कमी नहीं आई है। ड्रोन वाली साजिश के बाद खुफिया विभाग ने घुसपैठियों को लेकर अलर्ट जारी किया है। आतंकी सीमा पर तैनात हैं, बस मौके की तलाश में हैं। सीज फायर के बाद सीमा पार बने आतंकी ठिकाने और लॉन्च पैड हटा लिए गए थे, लेकिन अब ये फिर से एक्टिव हो गए। एलओसी पर बंदूक तो शांत है, लेकिन आतंकियों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। पिछले साल सीज फायर उल्लंघन के रिकॉर्ड मामले आए। 17 सालों में सबसे ज्यादा गोलीबारी हुई। पाकिस्तान ने 4700 बार सीज फायर तोड़ा।
धारा 370 हटने के बाद गोलीबारी कुछ ज्यादा ही बढ़ी थी। फरवरी से सीजफायर एग्रीमेंट भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है और तब से काफी हद तक शांति बनी रही है लाइन ऑफ कंट्रोल पर। ना पाकिस्तान की तरफ से ना भारत की तरफ से फायरिंग हुई है या शेलिंग हुई है। हालांकि जिस इलाके में हम हैं यहां पर बहुत ज्यादा शेलिंग और फायरिंग हुआ करती थी, लेकिन भारतीय सेना के लिए इन्फिल्ट्रेशन को रोकना अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक चुनौती है। और इस वक्त जो हम देख रहे हैं वो एक काउंटर इन्फिल्ट्रेशन पेट्रोल पार्टी है जो कि एक ड्रिल कर रही है, ये अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखने के लिए कि कैसे इन्फिल्ट्रेशन को रोका जाए। पुंछ सेक्टर में रहने वालों के लिए 2 साल किसी बुरे सपने से कम नहीं रहे। आए दिन सीमा पार से गोलियां चलती रहती थी। कई लोग गोलियों के शिकार हुए, कई की जान गई, कई जख्मी हुए, कुछ के जख्म अब भी हरे हैं। 21 साल के शौकत मोहम्मद सेना के लिए पोर्टर्स का काम करने वाली टीम में थे। वो अपना एक पैर खो चुके हैं। उनके एक साथी की तो घुसपैठियों ने जान ही ले ली। 10 जनवरी 2020 को हम 10 पोर्टर फौज के साथ काम करते थे, जा रहे थे सुबह 8 बजे। तो वहाँ बैट एक्शन वाले बैठे हुए थे रास्ते में, उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया जिसमें से 2 पोर्टर शहीद हो गए। तो मेरी टांग में उन्होंने गोली मार दी, मेरे को इंजर्ड कर दिया। एक बंदे की वहाँ से गर्दन काट के ले गए वो। तो उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया। उसके बाद हमारी भारतीय सेना ने और हमारे जो पोर्टर थे उन्होंने उठाया, हमको वहाँ से लेके आए बॉर्डर से। तो बहुत मदद किया हमारी भारतीय सेना ने। क्या नसीम अख्तर और सफीना बी ने अपने पति को खो दिया। पाकिस्तान की गोली ने दोनों की जान ले ली। एक शख्स को तो 17 गोलियां लगी थीं। अब उनकी पत्नी किसी तरह बच्चे को पाल रही हैं। उस काम पर जा रहे थे, सामान उठा कर लेकर आगे बैठे हुए थे, उन्होंने मार दिए। सामान उठा के जा रहे थे तो उन्होंने बहुत जुल्म किया। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कौन सहारा देने वाला है रोजी पानी। उन्होंने पाकिस्तान वालों ने बहुत जुल्म किया, तो उनको बदला लेने को चाहिए। लोगों को नहीं पता कि ये शांति कब तक रहेगी, कब सीमा पार से गोलियां चलने लगे, भरोसा नहीं। इसलिए गांव वाले बंकर की मांग कर रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल से अभिषेक भल्ला, आज तक।